लास्ट में डिस्कस किया था कैटलिस्ट के बारे में, हमारा होमोजेनियस भी हो गया था, हेटेरोजेनियस भी, और हमारी मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट भी हो गई। कल हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और थोड़ा सा पहले थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तीन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, हम गैस का सॉलिड सरफेस पर क्या कराते हैं, एडजॉर्प्शन कराते हैं। इज जनरली एक्सोथर्मिक, हमें पता है हमारा एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज क्यों, अब फोर ऑप्शंस है हमारे पास, डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा इज इंक्रीज, डेल्टा इज डिक्रीज एंड फ्री एनर्जी इज इंक्रीज, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें, बी, ओके, इज इट बी ऑप्शंस, सो बी है चलिए मैं से बैठा बी ऑप्शंस, दूसरा सी ऑप्शन, इसके का तकनीक सी ऑप्शंस। गधो, जब गैस एडजॉर्ब होगी सॉलिड सरफेस पर तो गैस क्या करनी थी, अरे यहाँ तो फ्री मोशंस में है, यहाँ जाके वो सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है तो उसकी एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगी, बोलो सर वो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है सर, हाँ, तो डेल्टा एच तो सर नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा। और वो टी डेल्टा एच है सर, टी डेल्टा एस टर्म मैंने क्या बताया था, माइनस टी डेल्टा एस टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, हाईली पॉजिटिव, तो डेल्टा एस टर्म पॉजिटिव कब होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगी, अच्छा वो पहला ये बताओ, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा एस इज डिक्रीजेस, गलती था अगले का ही आपस पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच क्या था हमारा यहाँ पर, नेगेटिव था, और टी डेल्टा एस हमारी पॉजिटिव थी, ठीक है, समझ में बात है। तो डेल्टा एस क्या हो रहा है हमारा, देखो गैस के पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर तो फ्री मोशंस में थे, लेकिन सरफेस पर आने के बाद वहां पर उनकी फ्री मोशंस क्या हो गई, रैंडम मोशन क्या हो गई, कम हो गई है, जिसकी वजह से वहां पर उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। मैंने बता रखा है मोर इज द रैंडमनेस मोर इज द एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स में बताया था, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, और जितनी कम रैंडमनेस इतनी कम एंट्रोपी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ए प्लॉट ऑफ log x by m versus log p for adsorption of gas on solid give a straight line with slope equal to, ठीक है, क्या पूछ रहा है, log x by m versus log p, कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल है इसमें, कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल है, x by m equal to k p की पावर 1 by m, ठीक है। टेकिंग log x by m log k plus 1 by m log p y c plus mx, m कितनी आ रही है, 1 by n आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Let where adsorption isotherm is reduced using the assumption, मेरे पास 4 assumption है, कौन सा आंसर आ सकता है। फर्स्ट देखते हैं, the adsorption molecules interact with each other, लैंडर में क्या बताया था, साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, साइड्स, तो गैसेस पार्टिकल्स अपनी साइड्स में जाके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या करने करेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड, द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस मल्टीलेयर, नहीं, मैंने बता रखा है आपको कि जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है लैमिनार में वो कैसा होता है, मोनोलेयर, कैसा होता है, मोनोलेयर, ठीक है। थर्ड, द एडजॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल्स, मतलब जो मेरे पास सरफेस पर साइड्स हैं ये सब कैसी हैं, इक्विवेलेंट, एक समान, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं वे,
एबिलिटी है उनके पास किसी भी पार्टिकल को एडजॉर्ब करने की। ठीक, समझ में आता है? फोर्थ, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विद कवर। जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? जो एडजॉर्प्शन के बाद एनर्जी रिलीज होती है उसे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या वो वेरी करती है? नहीं करती ना। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? सी, क्योंकि जितनी भी साइड्स हैं सब कैसी होती हैं? इक्विवेलेंट होती है। क्या करने के लिए? गैसेस पार्टिकल को एडजॉर्ब करने के लिए। ठीक है, कोई भी पार्टिकल किसी भी साइड्स में जा सकता है। नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन 2004 में आ रखा है IIT। ठीक है, ये एम्स 2007। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो AIMT 2006 में आया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आइटम लगाओ एंजाइम्स। एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनका वर्क क्या होता है? जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं। कौन? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसे ले रहे हैं हम? एंजाइम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमारी बॉडी में भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, उनको भी कैटलाइज करने में हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यूज इन
ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उनको भी ये कन्वर्ट करते हैं, उनको भी कैटलाइज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक बात और, इस वर्ड का नाम सुना है कभी आपने? स्पेसिफिक, यस सुना है? चैप्टर प्रेडिक्स ने बताया था मैंने, यस ठीक है। स्पेसिफिक, अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंजाइम्स, वे हमारी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेसिफिक नेचर, मतलब कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, क्लियर? मेरे पास जैसे मैंने बताया था अभी, मेरा जो C6H12 C12H22O11 कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ वो केवल इसी रिएक्शन के लिए ही यूज होगा, उस कैटलिस्ट को मैं कहीं दूसरे रिएक्शन में यूज नहीं कर सकता। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज होना जरूरी है, ठीक है। मतलब हमने एक कैटलिस्ट, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मेरे पास A से B रिएक्शन हो रही है और यहाँ मैंने P कैटलिस्ट यूज करा, ये एक एंजाइम है, ठीक है, और दूसरा मेरा C से मुझे D बनाना है, तो मैं P कैटलिस्ट को यहाँ यूज नहीं करूँगा, P केवल A से B बनाने में ही यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स हमारे स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इतना समझ में है? इतना राइट करते हैं, लिखो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट used in several reactions occur in human body, full stop. Enzymes are specific in nature, full stop. Next line देखना, enzyme are the complex of nitrogenous organic compound which are produced by living plant and animals. प्रोटीन का नाम सुना है? प्रोटीन का नाम सुना है? क्या होता है प्रोटीन? दाल में होता है ये जब बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है, जब ठीक है, अब इतना ध्यान रखो, वे क्या होते हैं? हाईली मॉलिक्यूलर मास। क्या रखते हैं? हाईली मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एंजाइम भी उन प्रोटीन का एक पार्ट है, ठीक है, एंजाइम भी उन प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट होता है, क्लियर? तो एक नई डेफिनेशन बन सकती है इनकी, they are actually protein molecules of high molecular mass which form colloidal solution in water, अभी कोलाइडल सॉल्यूशन आप पढ़ोगे एंजाइम से, नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल ही रहेगा, कोलाइड्स का ही रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन तो ठीक है। तो ये था हमारे पास एंजाइम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको देखो एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या कहाँ ये यूज होगा?
देखो मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? सुल्फोस C12H22 ऑयल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान तो लिखो बाद में, ठीक। मेरे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बने, एक ग्लूकोज बना, एक मेरा फ्रक्टोज बन गया, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसको मैं नाम देता हूँ इनवर्टेज। क्या नाम दूंगा? इनवर्टेज। अब एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी अगर कुछ ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है और लास्ट में ASE आ रहा है, ठीक है, तो उसे समझ जाना कि आप वो हमारा क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम के नाम के बाद में हम हमेशा ASE लगाते हैं। एक नोटेशन होती है एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको एक वर्ड आ जाए और लास्ट में उसे ASE मिले तो समझ जाना वो क्या है? हमारा एंजाइम्स। तो हम इसको कन्वर्ट करा रहे हैं केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन मदद कर रहा है? हमारी इनवर्टेज, ठीक है। क्लियर? देखो इसको, देखिए कल कर लिया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ये आपकी याद रखनी, ठीक है। मैकेनिज्म मत पढ़ना, केवल इनको तुम्हें क्या करना है? याद रखना, ठीक है, ठीक है। बस इन वर्ड को याद रखना है। इन्वर्टेज कहाँ यूज हो रहा है? केन शुगर को इन्वर्ट करने में, केन शुगर को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा है हमारा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इथाइल अल्कोहल, C6H12O6 इसमें कन्वर्ट हुआ इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम होता है जाइमेज। क्या नाम होता है? जाइमेज। देखिए थर्ड लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया into ammonia and carbon dioxide. Decomposition of urea and to किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर CH3 यूरिया का CO NH2। हम बोल रहे हैं चार में NH3 आता है, ठीक है। NH2 CO NH2 प्लस H2O किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये NH3 में और CO2 में, ठीक है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हम यूरिएज। क्या बोलते हैं? यूरिएज। अब देखो यूरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, उसी के नेम पे बेसिस पर उनका एंजाइम हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूरिएज यहाँ पर यूज हो सकता है? उसका
यूरिया को ब्रेक करना। जाइमेज का काम क्या है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ठीक है, जाइमेज हम यूरिया का डिकम्पोजिशन में यूज नहीं कर सकते, जाइमेज को हम यहाँ पर इन्वर्जन में यूज नहीं कर सकते, केवल एक पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज होते हैं कैटलिस्ट हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नोट डाउन हो गया। फोर्थ लिखो, फोर्थ एग्जांपल, माल्टोस, conversion of maltose into glucose, conversion of maltose into glucose। क्या है चैप्टर 4? conversion of maltose into glucose। किस आ रहा है माल्टा यार? अब यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जो एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है, उसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज। नोट डाउन करो। बैलेंस में तो नहीं है। बैलेंस बैलेंस नहीं है। अब होगी ना? हो गया? हेडिंग लगाओ, फीचर्स ऑफ एंजाइम या फीचर्स ऑफ एंजाइम। फर्स्ट फीचर है इसमें एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कल मैंने नोट करके लिखवाया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स मैनी नंबर्स ऑफ H2O2 मॉलिक्यूल ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वो मैनी नंबर्स मिलियंस में हो सकते हैं, मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मतलब एक मॉलिक्यूल किसका? एंजाइम का मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 को ब्रेक कर सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स हमारे क्या हैं? हाईली एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो लिखो एंजाइम्स आर highly efficient catalyst। Enzymes are highly efficient catalyst। They increase the rate of reaction। They increase the rate of reaction। Increase the rate of reaction to 10 की power 8 to 10 की power 20 times। Second, specificity।
enzymes is highly specific in nature. Enzyme is highly specific in nature. Enzyme cannot catalyze more than one base. इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच the rate of reactions of enzyme catalyzed rate of reaction by enzyme catalyst is maximum at a definite temperature and pH known as optimum temperature and pH मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर देखो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का जो कैटलाइज हो रही है एंजाइम से, ठीक है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है बायोकेमिकल जो एंजाइम से क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम एक ऐसे टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एंड साथ के साथ पीएच, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.3। क्या एंजाइम जो ब्लड है वो एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, तो 700 ऊपर ही होगी इसकी पीएच, ठीक है। तो एक पीएच होती है, सम होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 7.4। क्या होती है? 7.4, एंड टेम्परेचर की वैल्यू है वो 310 केल्विन, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पर, इस पीएच पर जो एंजाइम है और वे रिएक्शन को कैटलाइज कर रही हैं, तो उन रिएक्शन का जो रेट हो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। किस टेम्परेचर पर? ऑप्टिमम 310 केल्विन, क्या बोल सकते हो आप, 273, और पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.4। तो इन पीएच और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो आपको याद रखना है। इस फीचर्स में केवल एक पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि वैल्यू बताओ उस टेम्परेचर की जिस टेम्परेचर पर जो एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन उसका कैसा है, मैक्सिमम है, तो वो उस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन या पीएच 7.4, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, we increase the activity of enzyme
enzyme by using activators and coenzyme. मतलब हम एक्टिवेटर्स का यूज कर सकते हैं और कोएंजाइम्स, जैसे को कैटलिस्ट का यूज करते थे कैटलिस्ट की, ठीक है। जब कैटलिस्ट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक, और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वन एक्टिव हो जाता है। तो उस केस में हम करते क्या हैं, कुछ एक्टिवेटर्स ऐड कर देते हैं या कोएंजाइम को ऐड करा देते हैं, जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट को अगेन एक्टिविटी उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे और वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कुछ एक्टिवेटर्स हैं लाइक हमारे मेटल आयंस, जो हम एक्टिवेटर के फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक सोडियम प्लस Mn+2, कैल्शियम +2 एटसेट्रा। काफी मेटल्स हैं हमारे पास, कॉपर +2, पोटेशियम +2, सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना है? सुना है? क्या सर? सोडियम पोटेशियम पंप आपको नहीं पता, पहले बच्चों बाद में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ मेटल आयंस हैं जो कैसे यूज करते हैं, एक्टिवेटर्स का तरह यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आता है? अब हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। सर ये दोबारा बताना। कौन सा, एक्टिवेटर्स? मेरे पास एक कैटलिस्ट है, ये एक एंजाइम है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। एट द टाइम रिएक्शन में एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो गई, देन उस केस में हम कुछ एक्टिवेटर्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्टिवेटर्स लाइक मेटल आयंस Na+, Mn+2, कैल्शियम +2, C+2 एंड K+, और कुछ कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। क्लियर है, उनका हम यूज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।